नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रहते हुए वो सारे काम कर रहे होंगे जो आपके भविष्य को सुंदर बनाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से देश और दुनिया पैनिक की स्थिति में बने हुए हैं, उन सब के पीछे इंसान खुद जिम्मेदार है दोस्तों। जब जब वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, तब तब प्रकृति किसी न किसी रूप में उसको सबक सिखाते रहेंगी। चाहे वो कोई भी रूप हो सकते हैं, चाहे वो बाढ़ हो सकता है, चाहे वो भूकंप हो सकता है, तूफान हो सकता है, चाहे इस प्रकार से फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों। अगर इंसान के पास टेक्नोलॉजी सुप्रीम है, तो क्यों नहीं एक छोटे से वायरस के लिए वो वैक्सीन बना पा रहा है और एक एश्योरेंस भी तक नहीं दे पा रहा है कि वो आगे चल के भी वायरस के लिए वैक्सीन बना पाएगा। वो 3 साल लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, हो सकता है ना भी बने कोई वैक्सीन। तब तक तो कितनी सारी मौतें हो जाएंगी दोस्तों। तो देखिए, इंसान, अगर यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों, तो इंसान केवल इतनी जानता है, जबकि वो एक भ्रम में है कि वो यूनिवर्स में मैक्सिमम चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी जान चुका है। इस भ्रम से उसको निकल जाना चाहिए और प्रकृति से रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं, तू निशाने पे आ भी जाए अगर, तो कौन सा तीर मार लूंगा मैं। दोस्तों, इन सब बातों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें मैथ्स को बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों से शुरू करते हुए सिखाया जाए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आए हैं उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको नंबर्स का पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे उनको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम के टॉपिक को शुरू करते हुए उस पर बातें करना शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, देखो एडिंग डाल लिया आप नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बिल्कुल बच्चे मिन्यूट डिटेल आपको बताई जाएंगी। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब देखिए दोस्तों, जो ये पद्धति है वो क्या है, या कहें कि सिस्टम है वो क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को सामान्यतः पद्धति बोल दिया जाता है। और ये एक प्रकार की पद्धति नहीं है, कई सारी पद्धति हो सकती हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। लेकिन मैथ्स में जो बातें पढ़ेंगे हम, वो कौन से सिस्टम पे पढ़ेंगे मैं बताता हूं आपको। वो हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम पे दोस्तों। डेसिमल सिस्टम या कहीं दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति। चलो देखिए दोस्तों, दशमलव पद्धति में अब जानेंगे कि दशमलव पद्धति क्या है, दशमलव पद्धति में किन किन नंबर्स पे हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि नाम से ही पता चल रहा है कि 10 नंबर्स पे हम बात करेंगे, 10 नंबर पे बात करेंगे या 10 डिजिट पे बात करेंगे। देखिए, पहले ये चीज भी क्लियर कर लें आप कि नंबर और डिजिट, नंबर और डिजिट, देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने एक लिख दिया, ये नंबर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, ये डिजिट भी है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया। देखो, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया। अब ये भी नंबर है, ये तीनों ही क्या है, डिजिट है। लेकिन इस 2 के आगे मैंने 4 और लगा दिया। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें डिजिट तो कितने हैं बच्चे, 2 है। लेकिन इन दोनों डिजिट को मिला देने से एक नंबर बनता है 24। उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। और ये सारे क्या है, ये सारे डिजिट है। और भी हो सकते हैं 7, 8, इस प्रकार से आगे डिजिट हो सकते हैं। लेकिन संख्याएं हैं वो ऐसे होंगी 345, 346, इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। जबकि डिजिट क्या है, डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। देखो, डेसिमल नंबर पे 10 नंबर पे बात करेंगे। वो 10 नंबर कौन से हैं देख लें एक बार। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 10 डिजिट पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इन 10 डिजिट पे हम बात करेंगे। उन 10 डिजिट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, वो बात जानना जरूरी है। और यही चीजें क्वेश्चन बन के आती है हमारे लिए। देखिए, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इन डिजिट से बनने वाली संख्याओं को क्लासिफिकेशन करेंगे हम। उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, उनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि हम कुछ संख्याओं को रियल नंबर बोल देते हैं, कुछ नंबर्स को रियल नंबर बोल देते हैं। वो कौन से होंगे मैं बताऊंगा आपको। वास्तविक संख्याएं,
और यहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। देखिए दोस्तों, रियल नंबर वो होंगे जो हम कैलकुलेशन में, मैथ में सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन एक इमेजिनरी नंबर भी होता है जो एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, आंसर निकालने के लिए उसको यूज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा का साइन ये होता है, और आयोटा का की वैल्यू यूज नहीं करते हम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज करते हैं सामान्यतः। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे? -1। देखिए पूरे मैथ में हम एक बात ये पढ़ेंगे कि भाई जितने भी नंबर्स हैं वो चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, जब उनका हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का हो जाता है। जैसे -2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। -3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। लेकिन आयटा का जब स्क्वायर करते हो तो उसकी वैल्यू हम लेते हैं -1, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। ये इसलिए इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, काल्पनिक नंबर बोला जाता है। अब आप आ जाए रियल नंबर पे, और रियल नंबर को मैं एक लाइन से समझाना चाहूंगा आपको। देखो यहाँ हमने 0 पुट कर लिया, तो 0 के जो राइट हैंड साइड है वो प्लस के नंबर ले लिया हमने, और इस प्रकार से प्लस के इनफाइनाइट तक चली जाएगी। यहाँ माइनस के ले लिए, इस प्रकार से लाइन ग्राफ से हम इस बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, 0 से उस साइड के जो नंबर हैं वो सारे प्लस के हैं, इसलिए इनको इंटीजर बोल दिया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, या कहें कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 से इस साइड के जो नंबर हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, या कहें ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए दोस्तों, लाइन ग्राफ से हमने बातें समझी कि जो माइनस के नंबर हैं उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, और जो 0 से उस साइड जो पॉजिटिव नंबर है उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। लेकिन ये 0 क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, 0 नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। 0 का अपना कोई भी मतलब नहीं होता। 0 किसी नंबर के साथ उसकी वैल्यू बढ़ा सकती है, लेकिन 0 अगर -0 करोगे, +0 करोगे, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको नेगेटिव भी ले लिया जाता है और पॉजिटिव ले लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1 से और आप इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है उनको एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं हमें प्रकृति से मिली हैं और उसके बाद हमने कुछ संख्याएं जनरेट की हैं, क्रिएट की हैं। जैसे आर्यभट्ट ने 0 का ज्ञान दिया था हमें, उसी प्रकार से उससे पहले जो नंबर थे, जो प्राकृतिक नंबर थे, जो प्रकृति से हमें मिले थे, वो थे 1 से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक। उनको प्राकृत संख्या बोलेंगे हम, जिनको हम n से डिनोट करते हैं, जिनको हम n से डिनोट कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस 0 को भी इनमें इंक्लूड कर लूं, प्राकृत संख्याओं में मैं 0 को इंक्लूड कर लेता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? इन संख्याओं को बोलेंगे हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में आएंगी चीजें। चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। एक क्वेश्चन पेपर में आए कि पहले 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, या कहें कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताएं। तो नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n × n+1/2, और यहाँ पे हम 10 रख देंगे। 10 रख देंगे तो 10 × 11/2 कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहले 10 पूर्णांक संख्याओं का सम बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहले 10 पूर्णांक संख्याओं का या होल नंबर्स का सम बताओ, तो फिर आप यहाँ पे 10 नहीं रखोगे, आप क्या रखोगे? 9 रखोगे, क्योंकि उसमें तो एक नंबर क्या है? 0 है, जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो, जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होके 0, 1, 2 और इस प्रकार से 9 तक जाएंगे, यही 10 नंबर्स हो जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 रखेंगे। 9 × 10/2, 2 से काटेंगे 5 बार, 9 5 से कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो होल नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 45 आया, जबकि नेचुरल नंबर्स का सम कितना है? 55 आया।
तो बच्चे ये चीज समझ लें कि 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होंगी वो होंगी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। जबकि उनमें अगर जीरो इंक्लूड कर लेते हैं हम तो होल नंबर हो जाते हैं और उनको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्याएं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और चीज जान लो यहाँ पे हम, अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर आप बताओ, क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर बताओ, तो आप कहेंगे कि जीरो को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो सबसे जो छोटा पॉजिटिव नंबर है वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन आपने जीरो बोल दिया तो मैं उसको कहूंगा कि जीरो तो नेगेटिव है, आप मना भी नहीं कर सकते। तो फिर जीरो से बड़ा ही कोई नंबर पॉजिटिव होगा, समझ रहे होंगे मेरी बात को। जीरो से कोई भी नंबर जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन जीरो से बड़े कितने नंबर हो सकते हैं, जानिए एक बार इस बात को आप। देखिए दोस्तों, ये मैंने दशमलव लगा के 01 लिख दिया, हो सकता है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ये हो, लेकिन मैंने इसको और 001 लिख दिया, हो सकता है ये पॉजिटिव नंबर हो, छोटा पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि इससे तो ये छोटा ही है। मैं इसको और आगे बढ़ा के 3 जीरो लगा के 1 1 लगा दिया, ये हो सकता है छोटा। अब इस प्रकार से तो आप कितने जीरो आप ऐड करते चले जाएंगे और उसके बाद में 1 लगा देंगे, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका आंसर बच्चे आपके लिए क्या होगा, कुछ टीचर्स ने बताया है, कुछ मैंने क्लासेस में देखा है कि वो बताते हैं कि आप इन्फिनिटी इसका आंसर बोल सकते हैं, भाई अनंत पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जान लें आप इस बात को, सबसे छोटा नंबर तो एक ही होगा, लेकिन आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप उसको पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा इस सवाल के लिए वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ जरूरी बातें हैं। देखिए इंटीजर को हमने इस प्रकार से बांटा, अब इंटीजर को एक और तरीके से हम बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंटीजर्स या कहें पूर्णांक संख्याएं। देखो इंटीजर को हम दो तरीके से और बांट सकते हैं, इवन नंबर सम संख्याएं और विषम संख्याएं ओड नंबर। विषम संख्या, जो संख्याएं दो से भाग हो जाएं वो सारी सम संख्याएं होंगी। देखो कैसे होंगी, 0 2 4 6 8 10, ये सारे नंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, दो से भाग जाते दिख रहे हैं। देखो सबसे छोटा जो सबसे जीरो है, जीरो वो भी क्या है, सम नंबर है। आप देखो जीरो में आप 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जा रहा है, भाई 0 बार चला जाएगा। जीरो में अगर किसी नंबर का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये भी सम नंबर है। और आगे चल के लास्ट नंबर क्या हो सकता है, 2 है। भाई अंत तक जाएंगे और 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7 और इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। या आप ये कह सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं 2n-1, 2n-1 ये भी विषम संख्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज कॉमन जो आपको यहाँ पे देख लेनी है, आगे जाके टॉपिक्स में काम आएगी वो बात, कि हमने इवन नंबर लिए उनमें भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और जो हमने ऑड नंबर लिए उनमें भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ये बात आगे चल के क्वेश्चंस में काम आएगी, इस बात को ध्यान रखें आप। अब फिर से देख लें कि सम संख्याएं वो होंगी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम संख्याएं वो होंगी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। आपने देख लिया कि सम संख्याएं हैं 0 2 4 6 इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेंगी, और विषम संख्याएं वो 1 3 5 7 आगे और बढ़ती रहेंगी, ये विषम संख्याएं हैं। देखिए अब कुछ और बातें सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक हमने इंटीजर पे बातें करी थी, लेकिन हम अब पॉजिटिव इंटीजर पे बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक।
आपको पता होगा पॉजिटिव इंटीजर कौन से थे भैया, अभी हमने पढ़े थे, 1 से शुरू होते हुए 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर है। इनको हम किस प्रकार से बांट सकते हैं दोस्तों, देखो प्राइम नंबर या कहीं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। देखो मैं आपको बताऊं प्राइम नंबर कौन से होंगे। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के लिए आप लिखें कि प्राइम नंबर के केवल दो गुणनखंड होंगे या फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। और कौन से वो दो फैक्टर होंगे, इनमें से एक फैक्टर तो एक होगा और एक होगा वही संख्या वन सेल्फ, वो नंबर्स होगा जो खुद नंबर्स है वो खुद होगा, और उसके अलावा एक फैक्टर क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे इस बात को, मैं यह एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ। देखो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है दोस्तों क्या है, 2 है। इस 2 से आगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से आगे 5 हो जाएगा, 5 से आगे 7 हो जाएगा, और आगे चल के कितना हो जाना है, 11 हो जाना है, आगे चल के 13 हो जाना है। इस प्रकार से ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। देखो 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो आप 2 को 2 से भाग दे सकते हो, और एक 2 को आप 1 से भाग दे सकते हो। इसी प्रकार से 3 को आप या तो 3 से भाग दे सकते हो या फिर 1 से भाग दे सकते हो। 5 को आप केवल 5 से भाग दे सकते हो या फिर 1 से भाग दे सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर 9 लिख दे रहे हैं तो 9 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, 9 का भाग दे सकते हैं, 1 का भाग दे सकते हैं, फैक्टर 3 हुए, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अब दोस्तों जानने की बात ये है, क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछा है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, तो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 रहेगा। आप कह सकते हैं कि 1 क्यों नहीं हो सकता, तो 1 के लिए ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही दोस्तों। इसमें बोला कि 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, वो भी एक है। इसमें 2 फैक्टर के लिए जरूरी था कि एक फैक्टर तो होना ही चाहिए 1, और दूसरा फैक्टर वो संख्या खुद होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। संख्या भी 1 है और फैक्टर भी उसका दूसरा 1 होना चाहिए, तो इसका एक ही फैक्टर है 1 है। तो आप जान लें कि ये 1 है, वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर वो जो है वो क्या है, 2 है दोस्तों। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर के लिए आप लिखें 2 से ज्यादा गुणनखंड वाली हर संख्या कंपोजिट नंबर होगी, कंपोजिट नंबर होगी या भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। जान ले इसको भी कैसे होगा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 के कितने फैक्टर आ जाएंगे दोस्तों, एक तो 4 खुद है, एक 2 है और 1 है। यहाँ पे आपने देखा कि 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। यहाँ पे 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। इसी प्रकार से मैंने 6 ले लिया, तो 6 के दोस्तों कितने फैक्टर होंगे, 6 खुद भी है, 3 भी है, 2 भी है और एक फैक्टर और है 1 भी रहेगा। तो इसमें आपने देखा कि इसके 4 फैक्टर हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर वो होंगे जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते होंगे, और जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, उसके पास केवल 2 ही फैक्टर होंगे। उसमें भी जरूरी ये है कि एक फैक्टर 1 होना चाहिए, वो क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। चलो कुछ और अहम बातें जानते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको इंतजार भी होगा। मैं एक बार इनको भी रफ कर रहा हूं दोस्तों। देखिए दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, अभी तक हम पढ़ रहे थे डेसिमल सिस्टम में सारी बातें, लेकिन डेसिमल सिस्टम में भी डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं 2.3 या 0.334 या 0.346, इस प्रकार से क्या है, ये सारी क्या है, दशमलव संख्याएं हैं। और इनको 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए 2 प्रकार से लिख सकते हैं इन बातों को। एक तो होती है रैशनल नंबर्स,
परमेय संख्याएं, और दूसरा होता है दोस्तों इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अब ये जानना बड़ी जरूरी है, आपके नंबर सिस्टम के टॉपिक में 10 से 20% जो क्वेश्चन होंगे वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे डिपेंड होंगे। तो ये चीजें आप गौर से देख लें, बोर्ड पे ध्यान देते हुए समझ लें इस बात को। रैशनल नंबर कौन से होंगे और इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जानिए इस बात को कि जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हो, जिन नंबर्स को आप, जिन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बेस्ड कुछ बातें हैं। कंडीशन बेस्ड बातें क्या है दोस्तों, जानिए। पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो P और Q इंटीजर हैं, तो आपने देखा था कि इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक थे, और उसमें जीरो था, वो क्या था, नेगेटिव भी था और प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी था, जान रहे हो ना। तो अगर आप देखो P अपॉन Q में आप Q जीरो रख देते हो तो किसी भी नंबर के बट्टे में जीरो आ जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे उनको रैशनल नंबर में नहीं रखते हैं। तो एक कंडीशन और देख लें यहाँ पे, Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q है जो डिनोमिनेटर में, वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। आप P को जीरो रख सकते हैं लेकिन Q को आप जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि P को जीरो रखोगे तो जीरो बटे समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर हो सकता है। जानिए इन बातों को। मैं कुछ संख्याएं लेता हूं, उसके माध्यम से समझते हैं बातें। देखो 1/3, 8/6, 4/3, 1/7। देखो चार संख्या लिखी हमने, चार संख्याओं में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। 1/7 के बजाय आप यहाँ पे लिख लो 5/4। देखो जब हम इस 1/3 को सोल्व करेंगे, देखो अब 1 में आप भाग देंगे 3 का, 1 में आप 3 का भाग देंगे तो दशमलव लगा के जीरो उतारेंगे, आप दशमलव लगा के जीरो उतारेंगे, और देख पा रहे हैं आप 3 का जब भाग देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ से एक बचेगा, फिर आप एक जीरो उतारेंगे, फिर 3 बार चला जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा। इसी प्रकार से 3 है वो बढ़ता है, रिपीट ही होता चला जाएगा। और जो संख्याएं रिपीट होती हैं, जो संख्याएं दशमलव में रिपीट होती हैं, उनको हम बार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार। ये दोनों एक ही बात है, 0.3333 डॉट डॉट आगे बढ़ता जा रहा है, और इसी बात को आप लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार। अब देखो 1/3 को आपने देखा, अब आप एक बार 8/6 को और देखें। देखो दोस्तों 8/6 को देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/3 लिख सकते हो। फिर इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 + 1/3, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1.33333 आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से जाएगा। तो अगर ये लगातार संख्याएं रिपीट होती जा रही है, अशांत है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली, तो इसको क्या लिख देते हैं, 1.3 के ऊपर बार। इस प्रकार से आप दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4/3 तो अभी अभी आपने सोल्व कर लिया। 5/4 को सोल्व करो। देखो ये क्या है, 1 + 1/4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 + 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, वो पहली जो संख्या हमने सोल्व की थी उसमें आपने देखा था कि 3 आगे बढ़ता ही जा रहा है, और उसके लिए हमने बार डिनोट कर दिया था। लेकिन ये जो संख्याएं हैं, ये तो देखो 1 के बाद में पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद में 2 और 5 लगा, और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, संख्या खत्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझो कि ये जो संख्याएं थी वो रिपीट भी थी और नॉन टर्मिनेटिंग भी थी। रिपीट भी संख्याएं थी, ये लगातार पुनरावृत्ति भी हो रही थी इनकी, और वो खत्म भी नहीं हो रही थी, टर्मिनेट भी नहीं हो रही थी, भाई लगातार चलती ही जा रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रही हैं, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 5 पे खत्म हो जा रही हैं, इसलिए इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं है, 2 के बाद में 5 है, आगे खत्म ही हो जा रही है, तो नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो आप इस बात को जाने कि हम जो रैशनल नंबर है उनमें क्या क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर किन किन से बिलोंग्स हो सकते हैं। देखो आपने ये तो जान ही लिया, P अपॉन Q की फॉर्म में रख सकते हैं। P और Q क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस बात के लिए लिख लें कि रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग हो।
देखो इसके रिपीटिंग के साथ टर्मिनेट हो या फिर रिपीटिंग के साथ नॉन टर्मिनेट भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो उन संख्याओं को क्या बोल सकते हैं आप? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि रिपीटिंग के साथ टर्मिनेट हो चाहे वो संख्या, जैसे कि देखिए 1.345 345 345, तो आपने देखा कि ये संख्या आगे बढ़ती तो जा रही है लेकिन रिपीट होती जा रही है। भाई 345 है जो नंबर्स है वो उसको रिपीट करते जा रहे हैं, तो इसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए रिपीट भी है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? रैशनल नंबर लिख सकते हैं। फिर आप टर्मिनेटिंग नंबर तो आपने अभी अभी सीखा ही था कि भाई टर्मिनेटिंग नंबर है और जो रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो, वो भी क्या होंगे? वो भी रैशनल नंबर होंगे। देखो एक बार, टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो भी रैशनल नंबर होंगे। जैसे 1.25768 इस प्रकार से नंबर है, रिपीट नहीं हो रहे हैं दोस्तों लेकिन टर्मिनेट है। यहाँ पे संख्याएं खत्म हो जाती हैं, आगे डॉट डॉट मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे संख्या खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो तो भी वो नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। अब जानना ये है कि अपरिमेय संख्या क्या होंगे। यही सारी बातें हो जाएंगी तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी। देखो अपरिमेय संख्या के लिए आसान सी बात आपको याद रखनी है कि वो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। वो संख्याएं क्या होंगी देखिए एक बार, जैसे एग्जांपल लें आप 1.3 इस प्रकार से, और आगे भी बढ़ता ही जा रहा है नंबर, ये आगे भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये रिपीट भी नहीं हो रही है और ये नॉन टर्मिनेटिंग में खत्म भी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये संख्या क्या है? इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, इसलिए ये है। देखो इसमें कौन सी संख्याएं श्रेणी में आएंगी? देखो एक बार, √2 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं? 1.414 और आगे भी बढ़ती जाती है। अब ना रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। मैंने ले लिया √3 1.732 और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप समझे होंगे। मैं दोबारा से बताता हूं एक बार, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में रख सकते हो आप, और P और Q बिलोंग्स टू क्या होंगे? इंटीजर होंगे, पूर्णांक नंबर के से संबंधित होंगे, और Q जो डिनोमिनेटर में है वो 0 हो नहीं सकता, तब जाके वो रैशनल नंबर होगा। दूसरी बात आपने देखी कि रिपीट के साथ टर्मिनेटिंग हो वो भी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, और रिपीट के साथ नॉन टर्मिनेटिंग हो वो भी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के साथ टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग के साथ टर्मिनेट हो वो भी क्या होंगे? वो भी दोस्तों क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। लेकिन नॉन रिपीटिंग के साथ एक कंडीशन पे नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो संख्याएं क्या होंगी? इर्रेशनल नंबर होंगी। वो मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताए हैं। देखो इस पे एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है और आप सब भी उस सवाल के बारे में जानते होंगे, बताता हूं मैं बात को। पूछा जाता है कि 22/7 पूछा जाता है कि 22/7 है वो पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं, पाई के बराबर हम वैल्यू क्या ले लेते हैं? 22/7 ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जानकारी की बात यह है कि 22/7 पाई की वैल्यू है ही नहीं। पाई की वैल्यू तो अशांत वैल्यू है। पाई की वैल्यू जब निकालोगे आप तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद के नंबर जो हैं वो जितनी ज्यादा बार उन्होंने याद रखे हैं, जिसने सबसे ज्यादा बार याद रखे हैं उसको मेमोरी किंग बोला जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने तो ये बात जानी है कि पाई की वैल्यू 22/7 है नहीं, लेकिन हम क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए जब हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पे हम क्षेत्रफल पाई का यूज करते हैं। उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं 3.14। ये सारी क्या है? ये दोनों ही वैल्यूज के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये उस पाई की वैल्यू के नजदीक की वैल्यू है, इसलिए हम इनको रख लेते हैं क्वेश्चन में। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग है दोस्तों।
वो खत्म भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि रिपीट भी नहीं होगी और खत्म भी नहीं होगी। वो चीज कहाँ रखी जाएगी, वो रखी जाएगी इरेशनल नंबर में। तो इसका मतलब पाई जो है, एग्जैक्ट जो साइन है पाई का, वो तो क्या रहेगा, अप्रिमेय संख्या रहेगी। लेकिन 22/7 को आप पाई से संबंधित पाई को रिलेट करके ना पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 22/7 ही पढ़ोगे। 22 क्या है दोस्तों, इंटीजर है। 7 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर तो आपने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर है। इसलिए 22/7 को तो हम कहाँ रखेंगे, रैशनल नंबर में, और पाई को कहाँ रखेंगे, इरेशनल नंबर में। ये बात जानना आपके लिए जरूरी था। अब देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी जो आपके लिए जानना जरूरी था कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उन सब का। वो सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद भी करता हूँ कि आपने चीज़ें समझी भी होंगी। अगली क्लास में कुछ और बेहतरीन बातें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू क्लास।